वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी मैं बोल नहीं रही थी इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। बैक टू बैक लेक्चर था। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे 10 मिनट्स का ब्रेक दिया है। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।
Assalamu alaikum once again. Welcome back to all. Good morning. Am I audible? आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? मुझे बताइए प्लीज़, आवाज़ आ रही है मेरी ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं? ओके, थैंक यू सायरा। चलें जी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, असेसमेंट, इंटरव्यूइंग, फिजिकल असेसमेंट और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने रिव्यू कर ली हैं। अब हम बेसिकली एचएन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टार्ट लेंगे। ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ये मस्कुलोस्केलेटल के जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने हैं उसमें आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके बेटा उरूज असलम, मैं आप ही के लिए लेक्चर्स बनाए हैं और आप ही लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करनी है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आईटी की तरफ से एक्सेस का इशू चल रहा है। जैसे ही मुझे आपके सब्जेक्ट का अ, बल्कि नहीं, इनफैक्ट आपके इस सब्जेक्ट का तो एक्सेस है मेरे पास, नर्सिंग एथिक्स का नहीं है। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैं स्लाइड्स जो है वो अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। At the end of this presentation, the learners will be able to define caste and explain its types, uh, define fiberglass caste and explain its care, define plaster caste and discuss its care, define splint and braces and explain its care। यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने ये पढ़ना है व्हाट इज़ कास्ट, व्हाट इज़ फाइबर कास्ट, डिफरेंट टाइप की कास्ट कौन सी होती हैं, प्लास्टर कास्ट किसे कहते हैं, स्प्लिंट्स और ब्रेसेस क्या होती हैं और इन सब की नर्सिंग केयर क्या है। ठीक है जी। एक्सप्लेन जनरल मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस फॉर अ पेशेंट इन अ कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेसेस। Explain nursing management of a patient with an immobilized upper extremity. Then explain nursing management of a patient with an immobilized lower extremity. Explain nursing management of a patient with a body or spica cast. Define external fixator and discuss its nursing management. Explain what is traction and the principle of effective tractions. Then explain different types of tractions. Then we will define what is Buck's traction and we will discuss its nursing management. Define skeletal traction and explain the nursing management for a patient with skeletal traction. Then we will in detail explain what is the pre and post operative nursing care of a patient who is undergoing any musculoskeletal surgery. So, these are the objectives which we have to cover. सबसे पहले जी कास्ट। किसी बच्चे को आइडिया है कास्ट के बारे में, कास्ट होती क्या है? किसी स्टूडेंट को आइडिया हो व्हाट इज कास्ट? चलें, आई थिंक किसी को पता नहीं है, हम आपको बता देते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। कास्ट। A cast is a rigid, external, immobilizing device that is molded to the contours of the body. देखिए जी, कास्ट क्या होती है? 3-4 चीज़ें जो है। अच्छा, सारा ने हमें कुछ आंसर दिया है। पुटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन फ्रैक्चर्ड बोन। समर ने आंसर किया है इमोबिलाइज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, गुड, आप लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत।
कास्ट क्या होती है बेटा जी? एक तो ये रिजिड डिवाइस है, कोई भी रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्त, हार्ड एंड। और ये एक एक्सटर्नल इमोबिलाइजिंग डिवाइस है, एक्सटर्नली अप्लाई होती है, इमोबिलाइज करने वाली डिवाइस है, जिसको हम मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टोर्स ऑफ द बॉडी। यानी हमने बॉडी पार्ट, जिस भी बॉडी पार्ट को उसे अप्लाई करना है, उसकी शेप के अकॉर्डिंगली हम, उसकी बॉडी की कंटोर के अकॉर्डिंगली हम उसे शेप करते हैं। A cast is used specifically to immobilize a reduced fracture. Usually, especially जो cast होती हैं वो ज़्यादातर ये जो reduced fracture होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। यानी रिड्यूसिंग द फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? सिंपली अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको, यानी उसकी अलाइनमेंट, यानी वो ओपन फ्रैक्चर नहीं होते हैं। जब हम कोई इस तरह के फ्रैक्चर्स हो जाएं कि जिसमें हमारी बोन ब्रेक ना हो, लेकिन हमारी बोन की अलाइनमेंट यानी फुली ब्रेक ना हो, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्चर्स को हम रिड्यूस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। तो कास्ट यानी उसको हमने फिर ऑब्वियसली उसकी जगह पर वापस लाना होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्टोर, जो उसकी नेचुरली अल्लाह ताला ने शेप बनाई है, जगह बनाई है, उस जगह पे हमें उसे ला के फिक्स करना होता है। सो कास्ट जो है वो स्पेशली रिड्यूस्ड फ्रैक्चर्स को इमोबाइल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर टू करेक्ट अ डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी भी यही है बेटा कि अगर डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी आ गई है, हमने उसे करेक्ट करना है। और टू अप्लाई अ यूनिफॉर्म प्रेशर टू अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, स्वेलिंग हो सकती है, उसको स्वेलिंग से, एडिमा से प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर एक इवनली, इक्वली, यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई हो सके उस सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और टू सपोर्ट एंड स्टेबलाइज वीकेंड जॉइंट, या फिर कोई ऐसे जॉइंट जो किसी भी वजह से वीक हो गए हैं, फॉर एग्जांपल किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से वीक हो सकते हैं, तो उन्हें हमने उन वीकेंड जॉइंट्स को सपोर्ट करना हो और स्टेबलाइज करना हो किसी एक जगह पे उनकी फंक्शनल पोजीशन में, उसके लिए हम कास्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो हमें समझ आ गया। कास्ट बेसिकली एक एक्सटर्नल डिवाइस है, रिजिड डिवाइस है, इमोबिलाइजिंग डिवाइस है, जिसको मोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टोर ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट वेयर वी हैव टू अप्लाई इट। और जो कास्ट होती है वो यूजुअली हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जी रिड्यूस्ड फ्रैक्चर्स को इमोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, और सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करने के लिए, प्लस कोई वीकेंड जॉइंट होते हैं तो उनको सपोर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए हम कास्ट को यूज़ करते हैं। जनरली कास्ट परमिट मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट वाइल रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। यूजुअली जो कास्ट होती है वो अलाउ करती है मोबिलाइजेशन को, यानी आपका जो पेशेंट है अगर उसको किसी भी कोई फ्रैक्चर हो गया या किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो हम उसके उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर कास्ट अप्लाई कर देते हैं। वो एरिया जिसे रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो ह्यूमन बीइंग है, जो आपका पेशेंट है, वो इजीली जो है वो मूव कर सकता है। यानी ऐसी कंडीशन में हम टोटली पेशेंट को, यानी आपका पेशेंट टोटली बेड रिडन नहीं हो जाता, टोटली इमोबाइल नहीं हो जाता। The condition being treated influences the type and thickness of the cast apply। अब कास्ट कौन सी अप्लाई करनी है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं बेटा जी? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, या आपका वो बॉडी पार्ट जिसके ऊपर हमने कास्ट अप्लाई करना है। यानी सिंपली आपकी जो, जहाँ पे भी हमने कास्ट को अप्लाई करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कास्ट की, उसके अकॉर्डिंगली, यानी उसकी जो अब कास्ट की जो टाइप होगी, जो थिकनेस होगी, वो डिपेंड कर रही होगी आपकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। जनरली द जॉइंट्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू द एरिया टू बी इमोबिलाइज्ड आर इंक्लूडेड इन द कास्ट। यूजुअली क्या होता है कि जहाँ हमने कास्ट अप्लाई करना है, जिस जॉइंट पे हमने कास्ट अप्लाई करना है, उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड भी पर भी कास्ट अप्लाई की जाती है, उसको भी कास्ट में इंक्लूड किया जाता है।
However, with some fractures, cast construction and molding may allow movement of a joint while immobilizing a fracture. कुछ ऐसी कास्ट, अभी हमने एक चीज़ तो ये पढ़ ली कि हमने जिस एरिया में कास्ट अप्लाई करना है, बाकी बॉडी जो है आपकी वो इजीली मूव कर सकेगी। इसी तरह से कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जो आपके जो जो फ्रैक्चर पार्ट होता है ना, उसको वो इमोबाइल कर देती हैं, और जो जो आपका यानी जॉइंट होता है वो वहाँ पे फुली मूव कर रहा होता है, आपका जॉइंट फुली मूव कर रहा होता है, वाइल आपका जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है जिसको रेस्ट की ज़रूरत है वो इमोबाइल होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए, 3 पॉइंट फिक्सेशन इन अ पटेलर टेंडन वेट बेयरिंग कास्ट, यानी पटेला का जो टेंडन होता है वहाँ पे अगर कोई जैसे आपका वहाँ पे फ्रैक्चर्ड इशू है, तो वहाँ पे हम वेट बेयरिंग कास्ट अप्लाई करते हैं पटेलर टेंडन के साथ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस सिनेरियो। सन्ना बेटा, आपका लिंक इसलिए एक्सपायर हो रहा है कि आपके इंटरनेट का कुछ इशू है, इस वजह से ऐसा सम टाइम हमारे साथ भी हो जाता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप कुछ भी ना छेड़ें, बस उसे रिफ्रेश कर लिया करें। 1 से 2 मिनट लेता है वो, लेकिन फिर से ज्वाइन हो जाता है, बट इसका एक ही रीज़न है, इंटरनेट इशू। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट हैं, ये देखिए। सबसे पहले शॉर्ट आर्म कास्ट है। शॉर्ट आर्म कास्ट आपको पिक्चर से भी मैंने दिखाया है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बिलो द एल्बो, यानी देख रहे हैं आप, जो एल्बो है, जो कोहनी है, उसके नीचे से वो स्टार्ट हो रहा है, और आपकी जो पाम है, जो आपकी हथेली है, उसकी जो क्रीज होती है ना थंब के पास, ये वहां तक जाके खत्म होता है, सिक्योर्ड अराउंड द बेस ऑफ द थंब। और अगर थंब को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, उसके ऊपर भी हमने कास्ट को अप्लाई कर दिया, तो उसे हम थंब स्पाइका कास्ट कहते हैं, या फिर गॉन्टलेट कास्ट कहा जाता है। ठीक है जी। शॉर्ट आर्म कास्ट कौन सी हो गई? जो आपकी एल्बो के नीचे से स्टार्ट हुई, आपकी पाम की क्रीज के ऊपर आके खत्म हो गई, और आप उसने इनसर्कल किया आपकी थंब को, दिस इज शॉर्ट आर्म कास्ट। और अगर आपकी थंब को भी उसमें इंक्लूड कर दिया, दैट इज कॉल्ड सिंपली थंब स्पाइका कास्ट। इसी तरह से बेटा जी लॉन्ग आर्म कास्ट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सिलरी फोल्ड। पिक्चर में हमें नजर आ रहा है जो एक्सिलरी फोल्ड होता है, जहाँ पे एक्सिला मतलब आपका बाजू मूव करके जो है अगर आप उसे फ्लेक्स करते हैं, तो वो जो फोल्ड बनता है वहां से स्टार्ट हो रहा है टिल द पाल्मर क्रीज। उसी तरह से द एल्बो यूजुअली इज इमोबिलाइज्ड एट अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर यहाँ पर जो एल्बो का जॉइंट होता है वो इमोबिलाइज्ड होता है। पिक्चर्स में आपको शॉर्ट आर्म कास्ट और लॉन्ग आर्म कास्ट दिखाई गई है। होप सो कि मैंने डिस्कस भी किया है डिटेल में, आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अब आ जाती है शॉर्ट लेग कास्ट।
ओके जी, लॉन्ग लेग कास्ट की बात हो रही थी। लॉन्ग लेग कास्ट जो है वो थाई से एक्सटेंड होके तक है, टोस तक आ रही है, और इसमें जो नी जॉइंट होता है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है। उसके बाद बेटा वॉकिंग कास्ट होती है। वॉकिंग कास्ट आर शॉर्ट और लॉन्ग लेग कास्ट रीइंफोर्स फॉर स्ट्रेंथ। जो वॉकिंग कास्ट होती है ना, वो शॉर्ट लेग भी हो सकती है और लॉन्ग लेग भी हो सकती है। उसका मकसद क्या होता है, आपको पिक्चर से नजर आ रहा है। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि हम जब अगर अपने पेशेंट को किसी भी असिस्टिव डिवाइस के साथ अलाउ करते हैं कि वो मूव करना शुरू करे, तो उस सिचुएशन में वो जो मसल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली वॉकिंग कास्ट जो है अच्छा, लॉन्ग कास्ट का दोबारा बता दो नर्जिस। ओके, मैं बता देती हूँ बेटा। लॉन्ग लेग कास्ट जो मैंने आपको बताई है, लॉन्ग लेग कास्ट जो है एक्सटेंड कर रही होती है, थाइस से स्टार्ट हो रही है, थाइस से स्टार्ट होके वो टोस तक जाती है। ठीक है जी, टोस यानी पाँव की जो टोज है, बेस ऑफ द टोज है, वहां तक अप्लाई की जाती है। और इसमें जो नीज होता है, नी का जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है। अब क्लियर हो गया नर्जिस? इसके बाद मैंने आपको वॉकिंग कास्ट बताई। वॉकिंग कास्ट जो है, वॉकिंग कास्ट लॉन्ग और शॉर्ट लेग कास्ट हो सकती है, जिसका मकसद ये होता है कि जब हम अपने पेशेंट को किसी भी किस्म के असिस्टिव डिवाइस के साथ वॉक अलाउ करते हैं, तो वो पेशेंट के मसल्स को, उसके स्केलेटन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज बॉडी कास्ट। देखें पिक्चर्स में नजर आ रहा है हमें कि ये आपके जो ट्रंक होता है पूरा, उसको इंसर्कल करती है। बॉडी कास्ट जो है वो आपका जो पूरा ट्रंक है उसको एनसर्कल कर रही होती है। नेक्स्ट है जी शोल्डर स्पाइका कास्ट। शोल्डर स्पाइका कास्ट अ बॉडी जैकेट दैट encloses द ट्रंक, शोल्डर एंड एल्बो। पिक्चर में नजर आ रहा है जो शोल्डर स्पाइक का कास्ट है वो देखें ट्रंक को कवर कर रही है, उसके साथ वो शोल्डर को और एल्बो को कवर कर रही है। दिस इज कॉल्ड शोल्डर स्पाइका कास्ट। नेक्स्ट इज हिप स्पाइका कास्ट। हिप स्पाइका कास्ट इट encloses द ट्रंक एंड अ लोअर एक्सट्रीमिटी। जो शोल्डर स्पाइका कास्ट है वो आपके ट्रंक के साथ अपर एक्सट्रीमिटी, आपके शोल्डर को इन्वॉल्व करती है, और हिप स्पाइका कास्ट जो है वो आपके ट्रंक के साथ लोअर एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है। और अगर डबल हिप स्पाइका कास्ट किसको कहेंगे हम, डबल हिप स्पाइका कास्ट जो होती है वो दोनों लेग्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है जी, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, सिंगल हिप स्पाइका कास्ट भी है और डबल हिप स्पाइका कास्ट भी है। तो ये तो थी हमारी जो है कास्ट की टाइप, यानी हमें पता लग गया कास्ट क्या है, डिफरेंट टाइप की जो कास्ट है वो भी हमें हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट व्हाट इज फाइबर ग्लास कास्ट। फाइबर ग्लास casts are composed of water activated polyurethane material। ये इसका मटेरियल है जिस मटेरियल का ये बना हुआ होता है। that have the versatility of plaster। ये प्लास्टर की तरह ही होता है बट आर लाइटर इन वेट। लेकिन आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उससे ये वजन में कम होता है, मोर स्ट्रोंगर होता है एंड मोर ड्यूरेबल होता है देन प्लास्टर, यानी हम इसके ऊपर ज़्यादा देर के लिए रिलाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दे आर वाटर रेजिस्टेंट, यानी ये वाटर से भी रेजिस्ट करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ, किस किस्म का इनका स्ट्रक्चर होता है आपके लिए ज़रूरी नहीं है याद रखना, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए। दे कंसिस्ट ऑफ एन ओपन वीव। ओपन वीव बेटा मतलब उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि ये किस किस्म का होता है। वीव बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे धागे नहीं होते, यानी ये इस किस्म की चीज़ होती है, इस किस्म का इसका फैब्रिक कहना चाहिए होता है कि ये बहुत सारे थ्रेड्स यानी जो धागे होते हैं उस पर ये कंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जॉइंट नहीं होते, थोड़ा थोड़ा लूज किस्म का इसका यानी क्लोथिंग होती है। और ये नॉन एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होता है विच इज सोक्ड, इम्प्रिग्नेटेड का मतलब होता है बेटा सोक्ड विद कोल्ड वाटर, activated hardeners that bond and reach full rigid strength in minutes। ठीक है जी। अच्छा साफिया का क्वेश्चन है, मैम एंड पे कास्ट एक बार बता दीजिएगा, नेट इशू की वजह से कुछ समझ ही नहीं आया।
अच्छा साफिया, आप बेटा कास्ट शुरू से बताऊं, पूरा कुछ भी समझ नहीं आया या टाइप्स ऑफ कास्ट आपको समझ नहीं आया, मुझे बता दे। जो आपको नहीं समझ आया हम रिपीट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके लिए यहाँ बैठे हैं। और जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है जी, डोंट वरी। आप बस मुझे बता दीजिए कि आप टाइप्स ऑफ कास्ट पढ़ना चाह रही हैं या कंप्लीट कास्ट पढ़ना चाह रही हैं। चलें साफिया, हम रिपीट कर देते हैं फिर से, अगर आपको नहीं समझ आई है कास्ट के बारे में कुछ भी। देखिए जी, मैंने आपको ये बताया कि कास्ट होती क्या है। सबसे पहले हमने कास्ट को थोड़ा सा डिफाइन किया। कास्ट जो है बेटा एक रिजिड और एक्सटर्नल और इमोबिलाइजिंग डिवाइस है। ये बातें क्लियर हो गई आपको। ये हमारी एक तो रिजिड यानी हार्ड डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नली हम बॉडी के साथ अप्लाई करते हैं, और इमोबिलाइज करने वाली डिवाइस है। दैट इज मोल्डेड, जिसको हम मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्टोर, यानी जिस बॉडी पार्ट पे हमें कास्ट को अप्लाई करना है हम उसके अकॉर्डिंग उसे मोल्ड कर देते हैं। A cast is used specifically to immobilize a reduced fracture। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो कास्ट है वो कहाँ यूज होती है, किस मकसद के लिए यूज होती है। कास्ट मोर स्पेसिफिकली यूज होती है इमोबाइल करने के लिए रिड्यूस्ड फ्रैक्चर्स को। रिड्यूस्ड फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर होते हैं बेटा जिसमें हमें यानी उसमें बोन कंप्लीटली डैमेज नहीं होती, उसमें उसकी जो है ना फॉर्म थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, यानी उसको उसकी असल शेप में लाना हमें मकसद होता है, इस तरह का डैमेज होता है बोन को। तो रिड्यूस्ड फ्रैक्चर्स को इमोबाइल करने के लिए कास्ट अप्लाई की जाती है, या फिर किसी भी किस्म की बोन डिफॉर्मिटी हो गई है उसे करेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कास्ट। इसके अलावा अगर हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, यूनिफॉर्म प्रेशर, उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, इफ वी वांट टू सपोर्ट और स्टेबलाइज डिफरेंट जॉइंट, इन सब चीज़ों के लिए हम कास्ट अप्लाई करते हैं। जनरली कास्ट परमिट मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। यूजुअली कास्ट अप्लाई करने का हमें फायदा क्या होता है, मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जिसमें इमोबाइल करने की ज़रूरत है वो इमोबाइल हो जाता है कास्ट में, वाइल हमारी जो पूरा पेशेंट है उसकी बाकी ओवरऑल जो पूरी बॉडी है वो मोबिलाइज ही रहती है, यानी पेशेंट को बेड रिडन नहीं होना पड़ता। तो जो बेड रिडन होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इमोबाइल होने की वजह से बॉडी में जो दूसरे सिस्टम्स में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उससे हम प्रिवेंट कर लेते हैं अपने पेशेंट को। The condition being treated influence the type and thickness of the cast applied. Now, here is a question that which type of cast should we apply, and what should be the thickness of the cast. Beta Sara, everything is clear here, so please check your internet connection. सो किस किस्म का कास्ट अप्लाई करना है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि हम किस चीज़ को, किस कंडीशन को हम ट्रीट कर रहे हैं। जनरली जो भी जॉइंट होता है जिसके ऊपर हमने कास्ट को अप्लाई करना है उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल एरिया को भी हम इमोबाइल करते हैं कास्ट के अंदर इंक्लूड करके। However, with some fractures, cast construction and molding may allow movement of a joint while immobilizing a fracture। कुछ इस किस्म के कास्ट भी होते हैं बेटा जी कि उसमें हम जॉइंट के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे हमें इमोबाइल करना होता है उसे हम इमोबाइल कर देते हैं। साफिया ने ही आई थिंक मुझसे कहा था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आई कास्ट के बारे में। तो साफिया, अब आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक? इज दिस क्लियर नाउ साफिया? ओके जी, गुड हो गया साफिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ कास्ट। अभी जैसे
पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया दैट वी हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ कास्ट वी हैव टू यूज. सो there are different type of cast. First of all, I discussed about the short arm cast. Short arm cast, it extends from below the elbow to the palmar crease, secured around the base of the thumb. शॉर्ट आर्म कास्ट वो कास्ट होती है जो कि एल्बो जॉइंट के नीचे से स्टार्ट होती है और जो पाल्मर क्रीज है वहां तक उसे अप्लाई किया जाता है और अराउंड द थंब हम इसे अप्लाई करते हैं. अगर हमने थंब को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो इसका नाम चेंज हो जाता है. दैट वुड बी थंब स्पाइका कास्ट और गॉन्टलेट कास्ट. नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग आर्म कास्ट. जो लॉन्ग आर्म कास्ट होती है ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द एक्सिलरी फोल्ड टू द प्रॉक्सिमल पाल्मर क्रीज. ये एक्सटेंड करती है एक्सिलरी फोल्ड से, देखें ये स्टार्ट हो रही है और उसी तरह से पाल्मर क्रीज तक ये एक्सटेंड करती है. इसमें यूजुअली जो एल्बो जॉइंट होता है वो इमोबाइल होता है और एट द राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, यानी आपका जो अपर और लोअर आर्म है उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग आर्म कास्ट. इसके बाद शॉर्ट लेग कास्ट. शॉर्ट लेग कास्ट एक्सटेंड फ्रॉम बिलो द नी टू द बेस ऑफ द टो. जो शॉर्ट लेग कास्ट है ये नी जॉइंट के नीचे से स्टार्ट होती है और ये आपका जो फुट होता है यानी टोज की जो बेस होती है वहां तक ये एक्सटेंड करती है. द फुट इज फ्लेक्स्ड एट अ राइट एंगल इन अ न्यूट्रल पोजीशन. और इसमें जो आपका पाँव होता है वो थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट जो आपकी न्यूट्रल पोजीशन है यानी आपकी लेग और पाँव के दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, तो उस तरह से ये जॉइंट पे जो है एंगल मौजूद होता है. उसके बाद लॉन्ग लेग कास्ट आ जाती है. लॉन्ग लेग कास्ट जो है वो एक्सटेंड करती है बेटा फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द अपर और मिडल थर्ड ऑफ द थाई. यानी अपर पार्ट ऑफ द थाई से लॉन्ग लेग कास्ट स्टार्ट होती है टिल द बेस ऑफ द टो. यानी थाई से स्टार्ट करके ये जो टोज की बेस होती है वहां तक एक्सटेंड कर रही होती है और जो नी जॉइंट होता है इसमें वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है. इसके बाद मैंने वॉकिंग कास्ट आपको बताई. वॉकिंग कास्ट जो है ये शॉर्ट लेग कास्ट भी हो सकती है, लॉन्ग लेग कास्ट भी हो सकती है. इसका मकसद क्या होता है, जब हम किसी भी पेशेंट को किसी असिस्टिव डिवाइस के साथ जैसे क्रचेस के साथ, वॉकर के साथ उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो ये लॉन्ग लेग या फिर शॉर्ट लेग कास्ट अप्लाई की जाती है उस पेशेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रीइंफोर्स करने के लिए. अब जो बॉडी कास्ट है, बॉडी कास्ट आपकी इट इनसर्कल द होल ट्रंक. पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉडी कास्ट, जो कि आपके पूरे ट्रंक को कवर कर रही होती है. उसके बाद आ जाता है जी शोल्डर स्पाइका कास्ट. शोल्डर स्पाइका कास्ट एक बॉडी जैकेट आप इसे कह सकते हैं. इट इनक्लोजेज योर ट्रंक, उसके साथ शोल्डर और एल्बो को इन्वॉल्व करती है. दिस इज कॉल्ड शोल्डर स्पाइका कास्ट. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिप स्पाइका कास्ट. हिप स्पाइका कास्ट जो है वो ट्रंक के साथ लोअर एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है. इसमें डबल हिप स्पाइका कास्ट भी होती है जब वो बोथ लेग्स को इन्वॉल्व कर ले. ये सब आपको मैंने पिक्चर्स में भी शो किया है. जी बेटा, शॉर्ट लेग हो या लॉन्ग लेग हो जी सारा, दोनों में बेस ऑफ द टोज तक ही कास्ट अप्लाई होगी. शॉर्ट या लॉन्ग होना इसका डिपेंड कर रहा होता है नी जॉइंट के ऊपर. अगर तो नी जॉइंट के ऊपर से कास्ट अप्लाई हुई है यानी थाइस से कास्ट अप्लाई हुई है तो हम उसको लॉन्ग लेग कास्ट कहेंगे. और अगर वो नी जॉइंट के नीचे से हमने जो है कास्ट को अप्लाई किया है तो उसे हम शॉर्ट लेग कास्ट कहेंगे. बट दोनों केसेस में जो कास्ट है वो आपकी टोज की बेस तक ही अप्लाई होगी. ठीक है जी, अब यहाँ तक सबको हो गया क्लियर. कास्ट के बाद हमने स्टार्ट किया था फाइबर ग्लास कास्ट को. फाइबर ग्लास कास्ट जो है ये इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन बताई हुई है विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि फाइबर ग्लास कास्ट आर कंपोज्ड ऑफ वाटर एक्टिवेटेड पॉलीयूरिथेन मटेरियल दैट हैव द वर्सिटैलिटी ऑफ प्लास्टर, बट ये प्लास्टर से हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. इसके साथ साथ ये वाटर को रेजिस्टेंट करते हैं.
जी सारा, जो देखिए हेबिस पाइका कास्ट में हमने उसकी ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व किया है, तो हम ये बात जानते हैं कि जहाँ भी हमने कास्ट अप्लाई करनी है उसका रीजन है टू इमोबिलाइज। जब हमने उनकी हेबिस पाइका कास्ट अप्लाई की है, उस एरिया को पूरा इमोबाइल कर दिया है। तो अब दो सिचुएशंस हैं। अगर तो पेशेंट जैसे एक लेग के ऊपर होगा तो ठीक है, वो क्रचेस यूज करके या उसके साथ मतलब उसकी अपनी इतनी विल पावर है, उसके साथ 24 आवर एक अटेंडेंट मौजूद है जो उसको हेल्प आउट कर सकता है, तो ठीक है, ही कैन गो टू द वॉशरूम। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम उसे यूरिन बैग लगा सकते हैं। इट विल डेफिनेटली विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड विल पावर। सो फाइबर ग्लास मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रही थी इसका, कि वो ओपन वीव होते हैं, यानी उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, ओपन वीव का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े से खुले होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज्वाइंट नहीं होते हैं। ये किस किस्म की चीज़ होती है? नॉन एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होता है विच इज़ इम्प्रेगनेटेड विद कोल्ड वाटर। इम्प्रेगनेटेड का मतलब ये होता है कि वो सोक किया हुआ होता है कोल्ड वाटर के अंदर, और उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बाद में एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर जाते हैं और फुल रिजिड यानी हार्ड हो जाते हैं विद इन मिनट्स। हीट इज गिवन ऑफ, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वाइल तक जब हम कास्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम हीट निकल रही होती है, यानी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। देयर फोर न्यूली अप्लाइड फाइबर ग्लास कास्ट शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ प्लास्टिक सरफेस, क्योंकि देखिए उसमें से हीट निकल रही है और अगर आप उसको किसी प्लास्टिक सरफेस पे रखेंगे तो वो उसे बर्न कर सकती है। द हीट गिवन ऑफ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन बी अनकंफर्टेबल। अब ऐसी सिचुएशन में जो हीट होती है, जो गिवन ऑफ हो रही होती है, निकल रही होती है, ऑब्वियसली वो आपके मरीज के लिए भी अनकंफर्टेबल होगी। तो अगर नर्स इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को पहले से प्रिपेयर करेगी, अपने पेशेंट को बता देगी पहले से कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी का टेम्परेचर या इस एरिया का टेम्परेचर गर्म होता हुआ, वार्म होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा, तो ऑब्वियसली आपका पेशेंट थ्रेटन नहीं होगा, आपके पेशेंट के लिए एक ये सडन सी सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है जी। वाइल द कास्ट इज सेटिंग इट कैन बी डेंटेड। जब हम इस कास्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोई डेंट भी लग सकता है, यानी ये डैमेज भी हो सकती है। देयर फोर हम जब भी कास्ट अप्लाई कर रहे हो, वी शुड हैंडल इट विद द पाम्स ऑफ द हैंड एंड नॉट अलाउ टू रेस्ट ऑन हार्ड सर्फेसिस और शार्प एजेस। कास्ट डेंट्स में प्रेस ऑन द, क्योंकि अगर कास्ट में वो डेंट्स पड़ जाएंगे, दे में प्रेस द स्किन एंड कॉजिंग इरिटेशन एंड स्किन ब्रेक डाउन। Some fiberglass casts use a waterproof lining which permit the patient to shower, swim, or engage in hydrotherapy. When the cast is wet, the patient is instructed to shake or drain water out of it. Thorough drying is important to prevent skin breakdown. कुछ fiberglass ऐसे होते हैं बेटा जी जिनके ऊपर वाटर प्रूफ लाइनिंग मौजूद होती है, जो पेशेंट को अलाउ नहीं, वो वाटर प्रूफ होती है तो पेशेंट को हम अलाउ कर देते हैं कि आप शावर ले लें। फिर भी एहतियातन हम ये करते हैं कि अगर पेशेंट से कहते हैं अगर आपकी कास्ट जो है वो वेट हो जाए तो आप उसको प्लीज़ इंश्योर करें कि आप उसको शेक करके जो उसमें से पानी को ड्रेन आउट कर दें। द बेस्ट रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद कास्ट दैट कैन easily drain, such as short arm cast. Heels and elbow in cast in wet cast may become macerated from the trapped water and therefore are associated with more skin breakdown. अब इसमें देखें ये चीज़ तो हमने पढ़ ली कि हम उसको शेक करके वाटर निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे हमारे पास कास्ट के रिजल्ट वही आते हैं बेटा जिसमें से हम इजीली पानी को ड्रेन कर सकें, जिससे शॉर्ट आर्म कास्ट होगी। क्योंकि अगर एल्बो या फिर हील्स, ये ऐसे हमारे जॉइंट्स हैं, अगर ये जो है वेट हो जाती है कास्ट और उसके अंदर पानी को वो ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया में जितनी भी स्किन मौजूद है वो फर्दर स्किन जो है ब्रेक डाउन उसका हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें और पेशेंट को अकॉर्डिंगली गाइड करें। ये बेटा पिक्चर है, देखें, जो मैं आपको ओपन वीव के बारे में बता रही थी, ये आपको पिक्चर से नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, ये आपकी फाइबर ग्लास कास्ट है। ठीक है जी। टाइम भी हो गया हमारी क्लास का, तो हम अभी पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, उसके बाद कोई क्वेरी हो किसी की तो यू कैन आस्क। ठीक है जी, अब प्लीज़ अटेंडेंस मार्क करवा दें।
जी बेटा, सबकी अटेंडेंस हो गई है, मैं ज़रा काउंट कर लूँ। ओके जी, अटेंडेंस हो गई है आप सबकी। फाइबर ग्लास कास्ट का मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है, जल्दी से 2 से 3 मिनट हमारे पास हैं, उसमें हम रिपीट कर देते हैं। फाइबर ग्लास कास्ट जो है उसकी थोड़ी-सी कंपोज़िशन मैंने आपको बताई थी कि दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, वाटर एक्टिवेटेड पॉलीयूरेथेन मटीरियल, ठीक है जी। ये प्लास्टर से ज़्यादा लाइट होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसके साथ-साथ ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है जी। इसकी थोड़ी-सी स्ट्रक्चर और बताया है मैंने कि ये ओपन वीव होता है, यानी इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते और विदिन मिनट्स ये, यानी आप जब इसे अप्लाई करते हैं तो ये विदिन मिनट्स उसके बाद ये हार्ड हो जाता है। इस सारे प्रोसीजर में हीट गिवन ऑफ होती है, यानी इस तमाम जब हम इसे अप्लाई करें तो इसकी एप्लीकेशन में हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट है ऑब्वियसली पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल होती है। इफ़ नर्स विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रायर टू द पेशेंट, सो कि उससे पहले से बता दिया जाएगा कि आपको एक वार्मथ फील होगा। अगर इस तरह की चीज़ें पहले से बता दी जाएंगी तो पेशेंट जो है वो फ्राइटन नहीं होता और आपके साथ कोऑपरेट करता है। ये कास्ट, व्हाइल वी आर अप्लाइंग दिस कास्ट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उस कास्ट में कोई डेंट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। उसको आप पाम्स ऑफ द हैंड से आहिस्ता आहिस्ता से हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर वो डेंट्स हो गए तो वो आपकी जो पेशेंट की स्किन है उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। फाइबर ग्लास कास्ट जो होती है उसमें यूजुअली एक वाटरप्रूफ लाइनिंग इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है पेशेंट को हम अलाउ कर देते हैं कि वो शॉवर करे या स्विम करे। ये जो कास्ट होती है जब भी अगर इस तरह से वेट हो गई है, पेशेंट ने बात लिया उसकी वजह से वेट हो गई है, तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको शेक करके उसमें से वाटर को आउट कर दे, क्योंकि अगर उसके अंदर वाटर रह गया तो वो आपकी जो स्किन है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है जी। और अच्छे जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से अचीव होते हैं कि हम इस कास्ट को अच्छे से ड्रेन आउट करें, पेशेंट से कहें कि वो उसको अच्छे से ड्रेन आउट करे। यूजुअली अच्छी कास्ट वो होती हैं जो जैसे शॉर्ट आर्म हो गई, ऐसी कास्ट की जो ज़्यादातर जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही होती, क्योंकि अगर हील और एल्बो ऐसे जॉइंट्स है कि उसमें अगर पानी चला जाए, वो वेट हो जाए वो कास्ट, तो यूजुअली उसके अंदर पानी ट्रैप हो जाता है, पूरी तरह से वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो स्किन है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकती है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फाइबर ग्लास, सॉरी फाइबर ग्लास कास्ट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलें जी, टाइम भी हो गया और आपकी नेक्स्ट टीचर भी आ गई हैं। बेटा निम्रा जावेद, आपकी तमाम अटेंडेंस मार्क हो रही है, डोंट वरी। ठीक है जी। चलें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा मुझसे, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।